हेलो वेलकम साथियों, देवभूमि एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो साथियों, जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे साथ पिछले कई समय से आप लोग जुड़े हुए हैं। आज हम इसका 5वां सेट कर रहे हैं। तो आपको पता है हमारे चैनल पर आपको विभिन्न प्रकार की एजुकेशनल वीडियोज और विभिन्न प्रकार के आपके लिए जो परीक्षाओं की तैयारियां करते हैं इसकी सामग्री मिलती है। तो आज इसी सीरीज में हम 5वां सेट आपके लिए स्पेशल बैच के अंतर्गत लेकर आए हैं दोस्तों। इसके अंतर्गत मैं आज से जो है 32 एमसीक्यू यहाँ पर डिस्कस करूंगा। आपको पता है दोस्तों, प्रत्येक क्वेश्चन के प्रत्येक ऑप्शन पर हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन सभी को पता है। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर लो, आगे बढ़ते हैं फटाफट। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तराखंड के किस स्थान की लीची संपूर्ण भारत में प्रसिद्ध है? तो भाई लीची की बात जहां पर आती है तो आंख बंद करके आप क्या लगाएंगे? देहरादून लगा देंगे। ठीक है, तो उत्तराखंड में जो है देहरादून एक ऐसी जगह है जहां पर लीची का उत्पादन जो है सर्वाधिक होता है। अब यहां पर बात करेंगे दूसरा स्थान किसका है। ठीक है, तो सबसे पहला स्थान तो चलो ये फर्स्ट नंबर जो है देहरादून का है। तो दूसरा सेकंड प्लेस कौन रखता है लीची उत्पादन में दोस्तों? यूएस नगर। ठीक है, उधम सिंह नगर का जो है दूसरा स्थान है। ठीक है, और अगर थर्ड प्लेस की बात करेंगे तो तीसरे स्थान पर आता है नैनीताल। ठीक है, कई बार ऐसा होता है जैसे यहाँ पर आपको नाम जो है देहरादून का ना दे करके और यहाँ पर नैनीताल से शुरू कर देता है या फिर उधम सिंह नगर से शुरू कर देता है। तो आपको फर्स्ट के कम से कम 3 के नाम आपको पता होने ही चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हरिद्वार आया है दोस्तों, और हरिद्वार और उधम सिंह नगर ये चीज़ भी है। और बाकी मैं आपको जो ऑप्शन में है उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं। मैं देखिए ऑप्शन बी हरिद्वार है। तो हरिद्वार में जो है गन्ना उत्पादन होता है, मतलब गन्ना उत्पादन में हरिद्वार सेकंड नंबर पर है। ठीक है, किस में है? गन्ना में। तो गन्ना में सेकंड नंबर पर हरिद्वार है, ये आपको ध्यान रखना है आपने। और उसके बाद अब पहला नंबर पर कौन है, फिर ये भी प्रश्न उठता है। तो पहले नंबर पर उधम सिंह नगर है। ठीक है, गन्ने में। अब यहाँ पर गन्ने की बात होगी और देहरादून की बात होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो मेन था वो हमने बता दिया। बाकी आपको नैनीताल के लिए भी हमने बता ही दिया। नैनीताल जो है लीची में उत्पादन में तीसरे नंबर पर है। और बाकी बात करेंगे अगर चमोली की, तो चमोली में जो है ऐसा कुछ बहुत खास चीज़ तो नहीं है। जैसे उत्तरकाशी में सेब के लिए हरसिल घाटी वहाँ की फेमस है। तो यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा इतना इम्पोर्टेंट या फिर खास सा नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में वनों के विकास के लिए वन विकास निगम की स्थापना कब की गई? तो वन विकास निगम की स्थापना किस लिए की गई भाई? ये वनों के विकास के लिए की गई। ठीक है, तो इसकी स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 2001 को इसकी स्थापना की गई। ऑप्शन जो है कौन सा सही है यहाँ पर? ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर सही है। अब मैंने आपको बताया भाई वनों के विकास के लिए की गई। तो किसी भी चीज को अगर की स्थापना अगर की जाती है तो उसके कुछ न कुछ उद्देश्य, कुछ ऑब्जेक्टिव या कुछ एम रखे जाते हैं। तो यहाँ पर इसके कुछ उद्देश्य रखे गए। ठीक है, 1 अप्रैल 2001 को वनों का बेहतर संरक्षण करने के उद्देश्य से इसको जो है इसकी स्थापना की गई। ठीक है, वनों का बेहतर संरक्षण और इसका जो पर्यवेक्षण करना और वनों को डेवलप करना, उनका विकास करना। ठीक है, वन में जितनी भी चीजें उगती हैं, जैसे वहाँ की लकड़ी है, घास है, पत्ते हैं। ठीक है, विभिन्न प्रकार की जितनी भी उपज होती है उनका बेहतर तरीके से दोहन जो है, मतलब उसका अंधाधुंध दोहन ना हो, उसका उचित तरीके से दोहन हो, जिससे कि लकड़ी आपूर्ति है, ईंधनों की आपूर्ति वगैरह जो भी चीजें वनों से आपूर्ति होती है उनका एक सही तरीके से यूज हो सके। पारिस्थितिक पर्यटन कार्यक्रम के माध्यम से जो है पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाना भी इसका एक उद्देश्य था दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड का कितना प्रतिशत भूभाग वनों से आच्छादित है? तो उत्तराखंड का कितना प्रतिशत भाग? देखिए यहाँ पर जो वन रिपोर्ट है आपके पास परीक्षा वाणी होगी तो उसमें 16वीं वन रिपोर्ट है दोस्तों। ठीक है, जो कब हुई थी? 2019 में 16वीं वन रिपोर्ट आई थी। लेकिन उसके बाद जो है 17वीं वन रिपोर्ट भी आ चुकी है जो 2021 में प्रकाशित हुई। ठीक है, तो ये आपको अपडेट रहना पड़ेगा। अगर आपके पास बहुत पुरानी परीक्षा वाणी होगी उसमें 15वीं होगी। ठीक है, तो ये आंकड़े चेंज होते रहते। तो अभी मैं यहाँ पर आपको जो भी बताऊंगा वो 17वीं के हिसाब से बताऊंगा। ठीक है, तो 16वीं वन रिपोर्ट या 17वीं वन रिपोर्ट के हिसाब से अगर बात करेंगे तो यहाँ पर जो भूभाग है वो इस समय है यहाँ पर कुल मिलाकर के, देखिए कुल पूछा है यहाँ पर को 45% 44% है। ठीक है, इन दोनों के हिसाब से इतना ही है। ठीक है, बहुत ज़्यादा फर्क इसमें नहीं आया है। अगर हम इसको माइनस करेंगे 16वीं और 17वीं में से कुछ पॉइंट में इसका फर्क है तो उसको मैं आगे आपको बता दूंगा। ठीक है, उसके बाद क्योंकि हम 15वीं से इसका कंपैरिजन नहीं करेंगे, कंपैरिजन करेंगे तो 16वीं और 17वीं से करने वाले हैं इसको।
चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, उत्तराखंड के किस जनपद में सर्वाधिक सघन वन क्षेत्रफल है? भाई सर्वाधिक सघन वन जो है कहां पर है? ये नैनीताल में है दोस्तों, ठीक है। सर्वाधिक सघन वन क्षेत्रफल जो है नैनीताल में है। अब यहां पर नैनीताल में मैं आपको बता दूं कितना है, 772.89 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। जो क्षेत्रफल होता है वो हमेशा उसकी यूनिट क्या होती है? वर्ग किलोमीटर या स्क्वायर किलोमीटर होता है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर जो है दूसरे नंबर पर कौन है? फर्स्ट में नैनीताल है, तो दूसरे नंबर पर जो है दोस्तों वो है देहरादून, ठीक है। तो देहरादून दूसरे नंबर पर है जिसका है 663 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। तो ये चीज भी थोड़ा सा आप ध्यान रखना। और तीसरे नंबर पर उत्तरकाशी का स्थान है, ठीक है। कुछ चीजें जो है आपको ये चीजें ध्यान होनी चाहिए, क्योंकि फर्स्ट, दूसरा, तीसरा ये जो है एग्जाम में कई बार पूछ लेता है। फर्स्ट से नहीं पूछेगा, तीसरे से पूछ लेगा या दूसरे से पूछ लेगा। तो ये चीजें भी आपको थोड़ी बहुत ध्यान होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए आप चमोली का इसने पूछा है, तो चमोली का 443.8 है, ठीक है। कितना है? 443.8 किलोमीटर, ठीक है। अति सघन जो क्षेत्रफल है वो आपको ध्यान रखना है, स्क्वायर किलोमीटर। उसके बाद अल्मोड़ा का भी बता देता हूँ आपको, 199.09 जो है स्क्वायर किलोमीटर है। ये चीजें आपको थोड़ी थोड़ी ध्यान रखनी पड़ेंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस जनपद में वन क्षेत्र का सबसे प्रतिशत जो है सबसे कम है? अब वन क्षेत्र प्रतिशत पूछ रहा है। भाई ऐसा होता है, मान लीजिए कोई भी मान लीजिए ये अल्मोड़ा जिला है, तो अल्मोड़ा जिले का ये पूरा क्षेत्रफल है और इस पूरे क्षेत्रफल का कितना हिस्से पर वन है, ठीक है। तो पूरे क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वनों से घिरा है, तो वो प्रतिशत निकाला जाता है। कुल क्षेत्रफल का मतलब जिले के कुल क्षेत्रफल का जितना हिस्सा उसके अंतर्गत होता है वन में, वो वाला प्रतिशत यहाँ पर गिना जाता है। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि किस जनपद का वन क्षेत्रफल सबसे कम है? आपको मैं सबका बता देता हूं, फिर आप खुद हिसाब लगाते रहना। देखिए चंपावत का जो वन क्षेत्रफल है वो 17वीं के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं 69.32% जो है चंपावत का है। और बात करते हैं उत्तरकाशी की, तो उत्तरकाशी का है 37.88%। अब यहाँ पर आपको 37 दिखाई दे रहा है, क्योंकि उत्तरकाशी का जो क्षेत्रफल है दोस्तों वो बहुत ज्यादा क्षेत्रफल वहां का है, भौगोलिक क्षेत्र, ठीक है। तो उस क्षेत्रफल के हिसाब से जब आप प्रतिशत निकालोगे तो उस क्षेत्रफल के केवल 37.88% में ही वन आएंगे, हालांकि वो बहुत ज्यादा वन होंगे, ठीक है, क्योंकि क्षेत्रफल बहुत ज्यादा है। उसके बाद बात करते हैं पौड़ी की, तो पौड़ी में है 63.74%, ठीक है। और पिथौरागढ़ में है 29.35%। आप देख सकते हैं आप यहाँ पर सबसे कम प्रतिशत कहाँ का है? भाई यहाँ पर पिथौरागढ़ का ही सबसे कम प्रतिशत। आपका उत्तर क्या हो जाएगा? सीधे सीधे पिथौरागढ़ हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, सबसे अधिक वन क्षेत्रों का प्रतिशत किस नदी बेसिन पर दृष्टिगोचर होता है? यानी कि अब नदी बेसिन पूछ रहा है, तो सबसे ज्यादा इस वाले जो सेशन मैंने आपके लिए बना रखा है क्वेश्चन, यहाँ पर वनों से संबंधित कुछ ज्यादा प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि किसी भी टॉपिक से अगर हम इस तरीके से पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें क्लियर होती चली जाएंगी, ठीक है। ये सभी चीजें मैं आपको 17वीं के हिसाब से बता रहा हूँ, बिल्कुल लेटेस्ट के करंट के हिसाब से। तो नदी बेसिन की अगर बात करें दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले सभी नदी बेसिनों के बारे में बता देता हूँ। देखिए अलकनंदा जो बेसिन है उसमें 32.1% जो है यहाँ पर इस नदी बेसिन में वन है, ठीक है। और उसके बाद बात करें रामगंगा में, तो यहाँ पर 41.5% है। और टॉन्स घाटी में अगर टॉन्स बेसिन की अगर बात करेंगे तो 76.6% वन है। और अगर बात करते हैं कोशी की, तो यहाँ पर 69.0 यानी कि 69% वन प्रतिशत यहाँ पर है। तो आप देखो भाई किस नदी बेसिन में सबसे ज्यादा वन है, ये टॉन्स में आपको दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है, टॉन्स वाले क्षेत्र में, क्योंकि 76.6% सबसे ज्यादा यहाँ पर है ऑप्शन के हिसाब से भी, और अगर टोटली आप पढ़ेंगे उसके हिसाब से भी, ठीक है। और सबसे कम सबसे ज्यादा मैंने बता दिया आपको टॉन्स में, और सबसे कम किस क्षेत्र में अगर क्वेश्चन बनता है तो वो अलकनंदा नदी बेसिन जो है यहाँ पर सबसे कम वन क्षेत्र का प्रतिशत है, ठीक है, अलकनंदा वाले में। आगे बढ़े, वन अनुसंधान शाला उत्तराखंड के किस जिले में है? वन अनुसंधान शाला कहो या वन अनुसंधान संस्थान कहो इसको, ठीक है, वन अनुसंधान संस्थान, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, FRI, ठीक है। तो भाई ये आपको पता ही होगा, भाई ये तो देहरादून में है, सभी को पता होगा, इसकी मैंने पूरी राम कहानी आपको एक दिन पढ़ाई भी थी। अब एग्जाम में कई बार ये पूछा जाता है भाई इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना हुई थी भाई 1906 में। हालांकि इसकी कहानी अगर पढ़ेंगे आप तो वन विद्यालय के रूप में खोला गया, पहले खोल दिया था, फिर इसमें बार बार चेंज होते रहे। लेकिन अनुसंधान की जब बात होती है
तो 1906 से यहाँ पर अनुसंधान या रिसर्च कार्य शुरू किया गया, या फिर इसको रिसर्च से जोड़ा गया था इस वन अनुसंधान को, तब इसको 1906 में इसकी स्थापना मानी जाती है। ठीक है, और उस समय जब 1906 में इसको अनुसंधान से जोड़ा गया तो फिर इसका नाम कर दिया था इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना है, ये क्योंकि ये पूछा जाता है तो इसके आगे आपको इंपीरियल लगा देना है। इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट 1906 में इसका नाम रख दिया गया था, और बाद में फिर इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया, इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट या वन अनुसंधान संस्थान। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में राष्ट्रीय उद्यान है। ये क्वेश्चन में बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको बता रखा। तो उत्तराखंड में कितने राष्ट्रीय उद्यान है मेरे भाई? 6 राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, नंबर 1 है कॉर्बेट। ठीक है, नंबर 1 कॉर्बेट है, इसकी स्थापना 1936 में हुई थी। दूसरा क्या है? गोविंद। ठीक है, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान है, 1980 में इसकी स्थापना हुई थी। तीसरा क्या है? नंदा देवी। नंदा देवी है, तो नंदा देवी के बारे में मैंने आपको सब बिल्कुल बहुत डिटेल में बता रखा। 1982 में इसकी स्थापना हुई। उसके बाद भाई फूलों की घाटी। फूलों की घाटी, तो फूलों की घाटी की स्थापना कब हुई? 1982 में। ये दोनों की एक ही वर्ष में हुई थी, ये ध्यान रखना आपको, नंदा देवी और किसकी? फूलों की घाटी की। उसके बाद है भाई राजा जी। तो राजा जी की स्थापना कब हुई थी? 1983 में। और उसके बाद लास्ट में कौन सा उद्यान है? गंगोत्री। तो गंगोत्री की स्थापना कब हुई थी? गंगोत्री की स्थापना 1989 में हुई थी। अब देखिए सबसे पुराना कौन सा हुआ? कॉर्बेट सबसे पुराना हुआ, और सबसे नया गंगोत्री सबसे नया हुआ। अब सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अगर आगे क्वेश्चन आता है तो उस पर भी हम डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में कुल कितने वन्यजीव अभ्यारण्य? अभी तक तो हमने बात की थी वन्यजीव नेशनल पार्क की, अभी बात कर रहे हैं हम वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, अभी तक उद्यानों की बात हो रही थी, अब अभ्यारण्य या विहारों की बात हो रही है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है वो 6 थे दोस्तों, राष्ट्रीय उद्यान जो है 6 हैं, और लेकिन अगर यहाँ पर राष्ट्रीय अभ्यारण्य या विहारों की बात करेंगे वो 7 हैं। ठीक है, तो 7 कौन कौन से हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। नंबर 1 तो है यहाँ पर गोविंद वन्यजीव विहार। ठीक है, जिसकी स्थापना 1955 में हुई थी। और उसके बाद है केदारनाथ वन्यजीव विहार। तो केदारनाथ वन्यजीव विहार की स्थापना हुई थी 1972 में। और उसके बाद अस्कोट वन्यजीव विहार। ठीक है, इसको याद करने की ट्रिक भी मैंने आपको बताई थी एक बार, तो इसकी याद करने की ट्रिक मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद अस्कोट के बाद है सोना नदी। ठीक है, तो सोना नदी वन्यजीव विहार की स्थापना 1987 में। ये 3-4 एक साथ हुए थे। ठीक है, 86, 87, 88 एक साथ हुए थे। सोना नदी के बाद विंसर वन्यजीव विहार, ये कहां पर है ये आगे हम बात करेंगे। ठीक है, 1988 में हुई थी इसकी स्थापना विंसर की। उसके बाद बात करते हैं मसूरी की। तो मसूरी वन्यजीव विहार की स्थापना हुई थी 1993 में। और जो सबसे नया है दोस्तों नंदौर वन्यजीव विहार। तो नंदौर की स्थापना कब हुई थी? 2012 में हुई थी। अब ये सबसे नया हुआ, और ये सब गोविंद क्या हुआ? सबसे पुराना है। और सबसे बड़ा और सबसे छोटा अगर आपसे पूछता है तो केदारनाथ वन्यजीव क्या है? सबसे बड़ा है। ठीक है, सबसे बड़ा केदारनाथ। और सबसे छोटा कौन सा है भाई? सबसे छोटा है मसूरी वन्यजीव विहार। ठीक है, सबसे छोटा। अब आप कहेंगे इसका क्षेत्रफल कितना है, तो क्षेत्रफल भी बता देता हूं, 10.82 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और जो सबसे बड़ा है उसका है 957.20 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, किलोमीटर में ही होता है, मैं सीधे भी लिख दूंगा तो आप इसको स्क्वायर किलोमीटर लगा लेंगे। ये पूरी कहानी है इसकी। ठीक है, बड़ा भी बता दिया, छोटा भी बता दिया, पुराना भी बताया, नया भी बता दिया, और साथ के साथों के नाम भी मैंने आपको बता दिया। फटाफट से नोट कर लो। आगे बढ़ते हैं। देश का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? आपको पता ही है, ये कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है देश का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है, इसके बारे में हम बहुत डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों, इसकी कहानी आपको पूरी पता है। आगे बढ़ते, प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना सबसे पहले किस नाम से हुई थी? तो भाई किस नाम से हुई थी आपको पता ही है, ये हैली नेशनल पार्क के नाम से इसकी स्थापना सबसे पहले हुई थी। अब प्रश्न उठता है ये हैली कौन थे भाई? ठीक है, जब 1936 में इसकी स्थापना हुई, ठीक है, तो उस समय तत्कालीन गवर्नर जो थे, तो तत्कालीन गवर्नर सर हैली इनका नाम था। ठीक है, तो सर हैली इनके नाम से उस समय इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, बाद में इसका नाम जब देश आजाद हुआ तो उसके बाद इसका नाम रख दिया गया रामगंगा नेशनल पार्क। ठीक है, रामगंगा नेशनल पार्क इसका नाम रख दिया गया। लेकिन 1957 में 1957 में इसका नाम बदल करके क्या कर दिया दोस्तों? कॉर्बेट नेशनल
पार्क इसका नाम कर दिया गया। क्योंकि इसलिए किया गया, जो कॉर्बेट के बारे में आपको पता होगा, जिम कॉर्बेट, तो जिम कॉर्बेट की स्मृति में इसका नाम बदल करके उनके नाम पर रख दिया गया, ये आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, बाघ परियोजना या टाइगर प्रोजेक्ट किससे संबंधित है? तो बाघ परियोजना भाई कॉर्बेट नेशनल पार्क से संबंधित है, ये तो आपको पता होगा कॉर्बेट के नाम से, ठीक है। यानी कि प्रोजेक्ट टाइगर या टाइगर प्रोजेक्ट इसको बोलते हैं। इसकी जो हुई थी शुरुआत 1 नवंबर जो है 1973, 1 नवंबर 1973 को इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। और कॉर्बेट को जो है भारत का पहला बाघ संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था 1 नवंबर 1973 को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अगला है, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई? हजारों बार इस क्वेश्चन को आपने पढ़ लिया होगा, जितनी बार बता चुका हूं आप कभी नहीं भूलेंगे। 1936 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड राज्य में प्रोजेक्ट टाइगर योजना कब से प्रारंभ की गई? मैंने बताया आपको 1 नवंबर 1973 से इसकी शुरुआत की गई प्रोजेक्ट टाइगर की, ठीक है। कॉर्बेट को इसमें भारत का पहला बाघ संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? राजाजी, मैंने आपको उद्यानों के बारे में बताया, तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान भाई देहरादून, पौड़ी और हरिद्वार 3 जिलों में है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ऑप्शन में बाकियों के नाम तो है नहीं, एक देहरादून का नाम आया, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सीधे देहरादून बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो देहरादून के साथ साथ ये किस किस में है? एक तो पौड़ी में है और प्लस हरिद्वार, ठीक है। ये 3 डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है, देहरादून, पौड़ी और हरिद्वार, 3 डिस्ट्रिक्ट में। चलिए अगला क्वेश्चन, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में किस जनजाति के लोग निवास कर रहे हैं जो इस क्षेत्र को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं? तो भाई ये गुर्जर जनजाति के लोग हैं जो यहाँ पर निवास करते हैं और इस क्षेत्र को छोड़ने के लिए वो अब तैयार नहीं हैं, ठीक है। तो ये गुर्जर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोंस घाटी में गोविंद वन्यजीव विहार क्षेत्र में कौन सी योजना लागू की गई थी? तो ये योजना कौन सी लागू की गई थी भाई? ये की गई थी स्नो लेपर्ड योजना। अब प्रश्न उठता है, स्नो लेपर्ड योजना है क्या? तो स्नो लेपर्ड योजना की शुरुआत कब से हुई, ठीक है, हमें ये जानने का मन करेगा। तो स्नो लेपर्ड योजना की जो शुरुआत थी दोस्तों, सबसे पहले उसकी बात करते हैं। इसकी शुरुआत हुई थी 1990-91 के बीच में, ठीक है। तो तब से इसकी शुरुआत हुई थी और यहाँ पर इसका जो एम रखा गया था, जो इसका उद्देश्य है दोस्तों, वो क्या उद्देश्य इसका रखा गया है? जो स्नो लेपर्ड है यानी कि हिम तेंदुए जो होते हैं, ठीक है, तो हिम तेंदुए की सुरक्षा करना इसका उद्देश्य रखा गया था। इस उद्देश्य से इसकी स्थापना या फिर इसकी शुरुआत की गई थी। अब यहाँ पर आगे एक प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट टाइगर आपको पता ही है, ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। प्रोजेक्ट एलिफेंट यहाँ पर दिया, तो प्रोजेक्ट एलिफेंट की जो शुरुआत हुई थी वो 1991-92 में इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है, प्रोजेक्ट की और इसका जो एम रखा गया था वो भी आप थोड़ा सा जान लो। हाथियों और फिर उनके जो आवास है उस आवास की रक्षा करना इसका जो है उद्देश्य रखा गया था। किसका? प्रोजेक्ट एलिफेंट का। उसके बाद यहाँ पर एक गैंडा पुनर्वास योजना आया है ऑप्शन ए में, तो इसको भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। गैंडा पुनर्वास योजना की शुरुआत हुई थी 1984 में, ठीक है, 1984 में इसकी शुरुआत हुई थी। लेकिन ये किससे संबंधित है दोस्तों? दुधवा नेशनल पार्क से संबंधित है। अब मैं आपको बता दूं 1978 में पहले सबसे पहली बात तो ये जान लो 1977 में दुधवा नेशनल पार्क की स्थापना होती है, ठीक है, नेशनल पार्क की स्थापना होती है। और 1978 में क्या हुआ, एक केस होता है, यहाँ पर जो गैंडा था पहले जो ये वाला क्षेत्र था तो उस क्षेत्र में मतलब तराई वाला जो क्षेत्र था यहाँ पर गैंडे के लिए इसको उचित माना जाता था, बहुत ज़्यादा इसमें पाए जाते थे। लेकिन यहाँ पर 1978 में जो अंतिम गैंडा था उसको भी मार दिया गया, जिससे ये बहुत ज़्यादा चर्चा में आ गया। तो इसीलिए उन गैंडों को पुनः से स्थापित करना और उनका संरक्षण करने के लिए यहाँ पर दुधवा नेशनल पार्क में गैंडा पुनर्वास योजना की स्थापना की गई। पहला फेज हुआ, ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ, अब इसका दूसरा फेज पर भी कार्य हो रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अस्कोट वन्यजीव विहार कहाँ स्थित है? तो अस्कोट वन्यजीव विहार के बारे में आप सभी को पता ही होगा दोस्तों, ये कहाँ पर है? अस्कोट वन्यजीव विहार पिथौरागढ़ में है, ठीक है, पिथौरागढ़ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। विंसर वन्यजीव विहार उत्तराखंड के किस जनपद में है? तो विंसर वन्यजीव विहार कहाँ पर है? ये अल्मोड़ा में है। मैंने इनके स्थापना कब हुई ये सारी चीजें आपको पहले ही बता दी है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन वन्यजीव विहार उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत नहीं आता है? ठीक है, अब देखिए वन्यजीव परियोजना है, तो कौन सी परियोजना? यहाँ पर बाघ परियोजना यानी कि टाइगर प्रोजेक्ट तो आता है,
ठीक है। उसके बाद कस्तूरी मृग परियोजना भी आती है, ये भी आपको पता होगा। हाथी परियोजना भी आता है, मैंने आपको अभी अभी बताया। लेकिन यहाँ पर जो गैंडा परियोजना है मैंने आपको अभी बताया, ये यूपी से संबंधित है दोस्तों, ठीक है। यूपी में दुधवा नेशनल पार्क है जो मतलब खीरी लखीमपुर के आसपास लखनऊ में, तो वहां पर से संबंधित है ये गैंडा परियोजना, ठीक है। तो यूपी से संबंधित है, कुल मिला के इतना आप समझ लो इसको। अगला है उत्तराखंड के किस स्थान पर वन्य जंतु रक्षक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया है? वन्य जंतु रक्षक प्रशिक्षण केंद्र कहां पर स्थापित किया गया है? तो ये कहां पर किया गया है? कालागढ़ में किया गया है। ये कालागढ़ कहां पर है? ये पौड़ी, ठीक है, पौड़ी के अंतर्गत आता है कालागढ़, तो वहां पर है। चलिए उसके बाद है, बात करते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के मत्स्य पालन विकास अभिकरण ने पहली परियोजना कहां प्रारंभ की थी? तो ये नौकुचिया ताल में की थी पहली परियोजना शुरू, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सूची क को सूची ख के साथ सुमेलित करना है। तो सूची जो क है उसमें राष्ट्रीय उद्यानों के नाम दिए हैं और सूची में ख में उसके जनपद दिए हैं, तो आपको इनके मैच करना है। देखिए सबसे पहले कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान दिया है, ठीक है। तो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का दोस्तों आपको पता है ये कहाँ पर है, ठीक है। किस कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है नैनीताल में है, ठीक है। सबसे पहले इसको देख लो, नैनीताल में है। उसके बाद नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ये चमोली में है। उसके बाद तीसरा है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, अगर आपको नहीं भी पता तो छोड़ दो। गोविंद कहाँ पर है? उत्तर काशी में है। तो एक रह जाता है यहाँ पर, तो राजाजी कहाँ पर हो जाएगा? देहरादून में हो जाएगा, ठीक है। तो देहरादून मैंने आपको 3 डिस्ट्रिक्ट में है बताया था, ठीक है। तो ये मैंने आपको सबके सब बता दिए, बाकी आप इसका आंसर खुद ही लगा लो यहाँ पर को। आगे बढ़ते हैं, सूची क को सूची ख के साथ सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर आपको वन्यजीव विहार दिए हैं और यहाँ पर जनपद दिया है, ठीक है। वन्यजीव विहार और उसके जनपद दिए हैं। देखिए केदारनाथ वन्यजीव विहार, ठीक है। तो केदारनाथ वन्यजीव विहार दोस्तों कहाँ पर है? चमोली में है, ठीक है, केदारनाथ वन्यजीव विहार। दूसरा अस्कोट वन्यजीव विहार, अस्कोट वन्यजीव विहार कहाँ पर है? ये पिथौरागढ़ में है, पिथौरागढ़ में है। उसके बाद सोना नदी वन्यजीव विहार, ये पौड़ी में है, ठीक है, सोना नदी वन्यजीव विहार। उसके बाद विंसर वन्यजीव विहार कहाँ पर है भाई? ये अल्मोड़ा में है, ठीक है, विंसर अल्मोड़ा में है। तो ये सारी मैंने आपको बता दिया, इसके हिसाब से आप देख करके यहाँ पर ऑप्शन सही लगा लो। अगला है, उत्तराखंड राज्य में स्थित हिमालय की सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है? तो उत्तराखंड राज्य में तो सबसे ऊंची चोटी तो नंदा देवी ही है, ठीक है। अब प्रश्न उठता है नंदा देवी की ऊंचाई कितनी है? तो नंदा देवी भी 2 हैं दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले तो हम नंदा देवी पश्चिम की बात करते हैं जो सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। नंदा देवी पश्चिम जो है, पश्चिमी कह सकते हैं, पश्चिम बोल सकते हैं, सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई है 7817 मीटर, ठीक है, जो कहाँ पर है? ये चमोली में। इस चीज को ध्यान रखना आपको। दूसरा यहाँ पर कामेट है दोस्तों, ठीक है। दूसरी जो चोटी है उत्तराखंड की, ये 2nd नंबर पर आती है। 1st नंबर पर नंदा देवी, दूसरे नंबर पे कामेट। तो कामेट की है 7756 मीटर ऊंची है, ये भी कहाँ पर है? चमोली में है, ठीक है। और तीसरे नंबर पे आती है नंदा देवी पश्चिमी, ठीक है, नंदा देवी पूर्वी, पश्चिमी हम अभी हो गया। तो पूर्वी की जो है 7434 मीटर इसकी ऊंचाई है। ये 2 जिलों में है, एक तो चमोली में आता है, या दूसरा जो है पिथौरागढ़ में इसका कुछ हिस्सा आता है। तो यहाँ पर आप देखिए मैंने आपको 3 टॉप के बता दिए हैं, यहाँ पर नंदा देवी, कामेट और नंदा देवी पूर्वी। और यहाँ पर एक चीज और बता दो दोस्तों, जो ऑप्शन यहाँ पर आया है, ठीक है, हमने बता दिया कि नंदा देवी है, लेकिन ऑप्शन ख में आपको एक कंचनजंगा देखने को यहाँ पर मिल रहा है। तो कंचनजंगा जो है विश्व की, पूरे हमारे मतलब आप देखेंगे पूरी दुनिया की तीसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। और अगर फर्स्ट की बात करेंगे वो एवरेस्ट आ जाता है। दूसरे नंबर पे कौन आ जाता है? दूसरे नंबर पे K2 आती है और तीसरे नंबर पे कंचनजंगा आती है, जो कहां पर है? सिक्किम और नेपाल, ठीक है, इन दोनों में ये फैली हुई है। इसकी स्थिति की अगर बात करेंगे तो कंचनजंगा की अगर ऊंचाई आपसे पूछी जाती है कहीं पर 8586 मीटर इसकी ऊंचाई है दोस्तों। अगर फीट में आपसे पूछा जाता है, कहीं पर फीट में आता है, तो 28,169 फीट जो है इसकी क्या है? ऊंचाई है फीट में। तो ये चीजें जो है थोड़ा बहुत आपने जान लेनी है, जितना भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए माउंट गॉडविन ऑस्टिन भी आया है, ऑप्शन गौ में है। चलो हाथों लगे हाथ इसको भी समझ लेते हैं, जिसको K2 बोलते हैं। तो ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा है, ये जो है तीसरा था, ये क्या है? दूसरा सबसे बड़ी चोटी, सबसे ऊंची चोटी, ठीक है, दूसरी सबसे ऊंची चोटी है दुनिया की।
अब यहाँ पर 86 इसकी जो क्षेत्रफल है उसकी अगर बात करेंगे तो सॉरी इसकी ऊंचाई की अगर बात करते हैं, क्षेत्रफल ही आता है दिमाग में, तो 8611 मीटर इसकी ऊंचाई है। अगर फीट में आपसे पूछता है तो 28,251 फीट है इसकी ऊंचाई, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद ये पूछा जाता है कि किस पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आती है, तो ये काराकोरम श्रेणी के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो काराकोरम श्रेणी, तो ये चीज़ भी थोड़ा सा ध्यान रखना क्योंकि किस श्रेणी में आता है या किस पर्वत श्रेणी में या हिमालय श्रेणी में आता है पूछता है। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में सर्वोच्च पर्वत शिखर नंदा देवी की ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है। तो नंदा देवी की ऊंचाई यहाँ पर पूछ रहा है। नंदा देवी की ऊंचाई मैंने इसको आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में ही बता दी थी। कितनी बताई थी? 7,817 मीटर इसकी ऊंचाई मैंने बताई थी। अगर फीट में आपसे पूछता तो 25,643 फीट इसकी ऊंचाई है, ठीक है। दोनों चीज़ों में मैंने आपको बता दिया है। और ये जो है भारत की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, भारत की तीसरी है। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। और अगर पूछता है पहली कौन है तो कंचनजंगा है, मैंने आपको बता ही दिया था, ठीक है, भारत की। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड का सर्वाधिक उच्च पर्वत शिखर नंदा देवी किस जनपद में है? भाई वो भी मैंने आपको पहले ही बता दिया था। नंदा देवी किस जनपद में है? चमोली जनपद में है। आगे बढ़े। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है आपने। देखिए यहाँ पर फर्स्ट वाले में शिखर दिए हैं, दूसरे वाले में उसके जनपद दिए हैं। भाई देखो नंदा देवी जो है वो कहाँ पर है? नंदा देवी चमोली में है, ठीक है, सीधे सीधे नंदा देवी चमोली में है। और दूसरा पंचाचूली यहाँ पर दिया है तो ये चमोली में है। पंचाचूली भी कहाँ पर है? लेकिन चमोली के अलावा एक चीज मैं आपको बता दूं दोस्तों, चमोली प्लस ये पौड़ी पिथौरागढ़ में है। चमोली और पिथौरागढ़ दोनों में आता है थोड़ा थोड़ा हिस्सा इसका। और नंदाकोट कहाँ पर है? ये पिथौरागढ़ में है। लेकिन पिथौरागढ़ के साथ साथ दोस्तों इसका थोड़ा सा हिस्सा कहाँ पर आता है? चमोली में भी आता है, यानी कि 2 डिस्ट्रिक्ट में है ये, पिथौरागढ़ और चमोली में। उसके बाद आता है बंदरपूछ। तो बंदरपूछ तो आपको पता ही है, ये उत्तरकाशी में है। अब हमने सब कुछ समझ लिया है, आप इसको ऑप्शन जो है अपने हिसाब से नीचे यहाँ पर को लगा लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सूची क को सूची 2 से यहाँ पर सुमेलित करना है। इसमें सूची 1 में जो है दर्रे दिए हैं, दूसरे में इसके संपर्क क्षेत्र दिए हैं। देखिए श्रृंगकंठ फर्स्ट में दिया है दोस्तों। श्रृंगकंठ कहाँ है? उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश के बीच में है, जो बिल्कुल सही सुमेलित है, ठीक है, बिल्कुल सही सुमेलित है। दूसरा थांगला दर्रा दिया है, तो थांगला दर्रा किसके बीच में है? उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच में है, ये भी इन्होंने बिल्कुल सही दिया है। तीसरा दर्रा है माणा, तो माणा जो है चमोली और तिब्बत के बीच में, ये भी बिल्कुल सही दिया है। चौथा दर्रा है दारमा, तो दारमा भी पिथौरागढ़ और तिब्बत सभी में है, ये बिल्कुल सीक्वेंस है 1 2 3 4 बिल्कुल सही दिया है। इसको भी आप लोग मैच कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रृंगकंठ क्या है? तो श्रृंगकंठ मैंने आपको बताया जो है ये दर्रा है एक प्रकार का, जो उत्तरकाशी और हिमाचल के बीच में, ये हम पहले ही बात कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड का निम्नलिखित कौन सा दर्रा चीन से मिलता है? तो भाई चीन से कौन सा दर्रा मिलता है? भाई यहाँ पर जो आप देख रहे होंगे इसमें जो सलसला दर्रा है, तो ये सलसला दर्रा जो है चमोली और तिब्बत के बीच में है, ठीक है। इनको थोड़ा सा यहाँ पर समझना इसको, ठीक है। सलसला दर्रा चमोली और किसके बीच में है? तिब्बत के बीच में है। उसके बाद किंगरी बिंगरी भी चमोली और तिब्बत के ही बीच में है। उसके बाद आता है दारमा, ठीक है। दारमा भी एक तो चमोली से जुड़ा हुआ है, दूसरा दारमा जो है ये किसके बीच आता है? जो है तिब्बत के बीच। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना, सॉरी पिथौरागढ़, ठीक है, ये है पिथौरागढ़ और प्लस तिब्बत। अब भाई तिब्बत जो है वो चीन का ही हिस्सा, मतलब मान सकते हैं तिब्बत जो है चीन में ही हुआ। तो उत्तराखंड में निम्नलिखित कौन सा दर्रा चीन से मिलता है? तो भाई 3 के 3 दर्रे तो चीन से मिल रहे हैं ना, दारमा भी मिल रहा है, सलसला भी मिल रहा है, किंगरी बिंगरी भी मिल रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन होना चाहिए उपरोक्त सभी। ये ऑप्शन थोड़ा यहाँ पर को गड़बड़ दिए हैं। ये धर्मा जो है ये इसके बारे में मुझे जो है अपडेट नहीं है। आप चाहें तो मुझे अपडेट कर सकते हैं, ये क्या है, ठीक है, क्या कोई दर्रा है या जो भी है, ठीक है। चलिए ये है, तो यहाँ पर मैंने आपको तीनों के बारे में अच्छे से बता दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पवित्र गोरखनाथ गुफा उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? तो भाई आपको ये क्वेश्चन आपके लिए है, आपको इसको फटाफट जो है मेरे साथ इस वीडियो में अगर आप बने हुए हैं अभी तक तो जल्दी से इस वीडियो को कमेंट करो इसका आंसर। तो पवित्र गोरखनाथ गुफा उत्तराखंड में कहाँ पर स्थित है? गोरखनाथ गुफा, ठीक है। और इसी के साथ ही मैं इस वीडियो को लास्ट करूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, आपको लगा है कि इससे कुछ आपको मदद मिली है, हमने इसमें कुछ मेहनत की है आप लोगों के लिए, तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और बाकी लोगों तक शेयर करेंगे आप, जिससे हमारी भी मदद होगी। दोस्तों इस वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, पार्ट 6 हम कल लेकर आएंगे। तब तक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।
धन्यवाद। जय हिंद।